औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है आउटलाइन कोर्स का लेक्चर का, जिसमें हमारे पास हम डिस्कस करेंगे प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स, फिर वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल्स हैं उनके अंदर, फिर इंक्रीमेंटल मॉडल और रेड मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल्स होंगे, प्रोटोटाइप हो गया, स्पाइरल हो गया और कंकरेंट डेवलपमेंट हो गए। बाकी जो मॉडल्स है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट एन हैजर्डस एंड chaotic activities, but a systematically planned and monitored engineering full of technical and managerial responsibilities which are dynamic and vary from time to time and from project to project. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है कोई ऐसा काम नहीं है कि उसको हम हैस्ट में जल्दी में जो है ना शुरू होकर कर ले, बल्कि वो एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड और मॉनिटर इंजीनियरिंग है, जिसकी जो टेक्निकल और मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत डायनामिक हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा डायनामिक्स हैं। मतलब ये है कि वो चेंज होती रहती हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस होती रहती हैं। फॉर दैट रीज़न इसको कोई हम एक स्टैटिक प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं ले सकते। उसके बाद हम प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल शुरू करते हैं। तो प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स आर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। They are called prescriptive because they prescribe or suggest some software engineering activities to be carried out for a successful project as well as prescribe a workflow. प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल में हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, तय करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर एक्शंस हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ और उसके अंदर फिर एक्शंस जो हैं वो हमने तय करने हैं। उसके अलावा हमने इसके लिए प्रेस्क्राइब करना है वर्क फ्लो कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। ठीक है, लिहाजा जो प्रेस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़ हैं, प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स थे, वो कन्वेंशनल मॉडल्स थे जिनके जरिए हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस थे उनकी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी थी कि ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं जो कॉमन है, हर सॉफ्टवेयर बनाते हुए ये एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। और उसके अलावा उन एक्टिविटीज़ का टेम्पोरल अरेंजमेंट कि उनको किस वक्त में कौन सी एक्टिविटी करनी है, फिर कौन सी करनी है, वगैरह वगैरह, उसके लिए टीम अलॉट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको पूरा का पूरा मैनेज करना। तो ये सारा हमारे पास है प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं जो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, जो 5 एक्टिविटीज़ हैं वो इन्होंने सजेस्ट की हुई हैं कि ये 5 काम ऐसे हैं जो हर प्रोजेक्ट या हर सॉफ्टवेयर के लिए आपने करने हैं। तो इसीलिए इनको हम जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कहते हैं। उनमें हमारे पास है कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन है और डिप्लॉयमेंट है। तो ये 5 जो हमारे पास जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाइड हैं किसमें, प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स में। उनके अलावा इनके अंदर जो वर्क फ्लो है वो प्रिसेट करता है हमारे पास जो हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। हमने वाटरफॉल मॉडल सेलेक्ट करना है, रेड सेलेक्ट करना है, प्रोटोटाइप सेलेक्ट करना है। जो भी मॉडल हमने सेलेक्ट करना होगा वो हमें बताएगा कि कैसे हम इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, किस मैनर में, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, किस किस्म का प्रोजेक्ट हो, किस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फिर हमने कौन सा मॉडल फॉलो करना है, इन एक्टिविटीज़ को किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हैं क्या। पिछले लेक्चर में भी हमने इनका जिक्र तो किया था लेकिन डिस्कस नहीं किए थे, जैसे कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, प्लानिंग क्या है, मॉडलिंग क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट्स वगैरह ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन जैसे आप जानते हैं द कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कम्युनिकेट करना होता है। उनसे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमने क्या करनी होती है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है, लेनी होती हैं। इस फेज में हमारे पास जो कम्युनिकेशन होता है उसका जो आम कम्युनिकेशन है उससे कुछ डिफरेंट होता है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटी है जिसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। लिहाजा ये एक बहुत मुश्किल काम है कि कैसे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से करेक्ट, स्टेबल और कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या करने लेने हैं।
उसमें हमने हु आर द रिक्वायरमेंट्स एंटिटीज, एक तो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने रिक्वायरमेंट्स किन किन लोगों से लेना है या किन किन हम ले सकते हैं। हु आर द स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से लोग इस सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड होंगे, तो उनको भी कंसल्ट कर लें। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने जो डाटा है उसको जो मैनेज कर रहा है वो किस सिस्टम के तहत कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, उनको हमने थोड़ा स्टडी करना है कि उधर उनमें फ्लो क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का हमें डिटेल जो इसका जो स्कोप होता है उसका पता चल जाता है। व्हाट द कस्टमर वांट्स, अब कस्टमर क्या कह रहा है, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स, और वो क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब ये लाजमी नहीं है कि जो कस्टमर हमें कहे वही चीज़ वो मांगे, शायद कि वो जो चीज़ एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा है वो बता नहीं पा रहा, यानी कम्युनिकेशन गैप है, तो उसको भी हमने क्या करना है, कवर करना है। व्हेन ही नीड द प्रोजेक्ट, उसके अलावा इसको प्रोजेक्ट कब चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ना कंसिडरेशन में लेके आगे जाना है। रिक्वायरमेंट्स आर आल्सो रिफाइंड, क्लीन्ड एंड फिल्टर्ड, जो रिक्वायरमेंट्स हमें यूज़र देगा उनको हम रिफाइन करेंगे, उनमें उनको क्लीन करेंगे, उनको फिल्टर करेंगे। इट फाइंड्स द इश्यूज, इन रिक्वायरमेंट्स में कई सारे इश्यूज होते हैं। व्हाट कस्टमर सेज एंड व्हाट ही मीन्स, जो कुछ कहता है और जो उसका मतलब है उसको हमने उसका जो गैप है वो फाइंड करना होगा। फाइंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है। कि कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जो रिक्वायरमेंट सोर्सेज हैं, मतलब जिनसे हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, एक किस्म की बात कर रहा है, दूसरा दूसरी किस्म की बात कर, उसी बात को कोई और तरीके से कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स में है कॉन्फ्लिक्ट, हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है वगैरह वो भी स्टडी करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। टूल्स फॉर कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हमने रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए कुछ टूल यूज़ करने होते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनर्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, एंड रिपोर्ट्स उनकी जो हम स्टडी करेंगे वो चीज़ें आल्सो डिस्कस्ड एंड प्रिपेयर, उनको भी डिस्कस करना, प्रिपेयर करना कम्युनिकेशन के अंडर आता है। इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट अ सेपरेट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एग्जिस्ट्स फॉर इट, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सेपरेट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसकी तहत हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, उनको प्रोसेस करना, उसको फिल्टर करना, उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स निकालना, उनके लिए टूल्स इजाद करना, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को जाकर डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग कम्युनिकेशन के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ द जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्लानिंग है। सो प्लानिंग जैसा आप जानते होंगे कि उसकी सबसे जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो 3 हैं, एस्टिमेशन है, शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग है। प्लानिंग में हम बेसिकली प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी स्टडी होती है वो करते हैं, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग करते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, एस्टिमेशन क्या है, शेड्यूलिंग क्या है और ट्रैकिंग क्या है। तो एस्टिमेशन का मतलब है हमने अंदाज़ा लगाना होता है टाइम का, कितने वक्त में बनेगा, मैन पावर कितने लोग चाहिए होंगे और हमारे पास कितने मौजूद हैं, कितने हमने हायर करने हैं न्यू, कितने हमने निकालने हैं, किन को किन प्रोजेक्ट से कहाँ पर शिफ्ट करना है वगैरह। रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्स हमें चाहिए होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, हमें कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए होंगे इस सॉफ्टवेयर को रियलाइज करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए। इसी तरह जो एडिशनल मैनेजरियल रिसोर्सेज हैं उनका भी हमने जिक्र करना है। एंड कॉस्ट, जो इसका खर्चा होगा, कितने पैसे इस पर आएगा, कितने लागत इस पर आएगी। बिजनेस जो नीड है हमारे पास, बिजनेस इशू है, क्या वो इसे मीट करता है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, क्या वो हमारे इस करंट जो हमने जिन पैसों से इस प्रोजेक्ट को उठाया है, क्या वो उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट planning, estimation has been discussed in the estimation. Next जो है हमारे पास है शेड्यूलिंग आप जानते होंगे, टाइम टेबल बनाना, सिंपली टाइम टेबल बनाना। कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उन एक्टिविटीज़ को टेम्पोरली अरेंज करना कि कब कौन सी करनी है, ठीक है। तो शेड्यूल इंक्लूड्स आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस देयर एंड, उसके अंदर जो एक्शंस होंगे, एक्शन सेट होगा उन एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब मेरे पास कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, प्लानिंग एक्टिविटी है, इस तरह कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट वगैरह, तो उन चीज़ों की जो सब एक्शंस होंगे उनको आइडेंटिफाई करना। फिर कब कौन सा एक्शन किसने करना है, ठीक है, कब
कौन सा एक्शन किसने करना है, ये चीजें जो है टाइम टेबल के थे बनाना। देन प्रिपेयरिंग अ फिजिबल टाइम टेबल फॉर द एक्टिविटीज कीपिंग इन व्यू द प्रैक्टिशनर्स रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। ठीक है, जो कोडिंग कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं और जब कॉस्ट होता है, उन सब चीज़ों को हम ख्याल में लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं। और द टूल यूज इज गैंट चार्ट एंड पर्ट चार्ट। ये हमारे पास टाइम टेबल बनाने के जो दो टूल्स हैं जो आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर करेंगे। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ शेड्यूल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड द प्रोसेस चॉइस फॉर इट। अब हमारे पास जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो, जो शेड्यूल की, जो टाइम टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी है और उसकी जो वो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और साइज है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, प्रोजेक्ट के स्कोप पर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया हुआ है और हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, प्रैक्टिशनर कितने हैं, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पास एक्सपर्ट कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लेनी है। और सेकंडली जो हमारे पास प्रोसेस चॉइस होता है कि कौन सा प्रोसेस मॉडल हमने फॉलो करना है, वो हम आगे जाके एक एक प्रोसेस मॉडल को डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी शेड्यूलिंग के अंदर। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास है ट्रैकिंग है। तो ट्रैकिंग जैसे आप जानते होंगे कि एक चीज़ को मॉनिटर करना, देखना, उसका जो है ना देखभाल करना। अब यहाँ पर ट्रैकिंग क्या मतलब है कि टाइम टेबल को चेक करना, क्या जो हमने टाइम टेबल बनाया है एक्टिविटीज़ के लिए, जिन लोगों के लिए, वो चीज़ फॉलो हो रही कि नहीं। सिंपल, ठीक है। So tracking simply means the monitoring and controlling of the identified activities and the proposed schedule and make necessary measures to keep the schedule followed। ठीक है, शेड्यूल को फॉलो करने के लिए हमने नेसेसरी मेजर भी करने होंगे। अगर हम शेड्यूल से स्लिप हो रहे हैं, कोई काम टाइम टेबल से इधर उधर हो रहा है, तो हमने फिर क्या करना है कि वो काम उस शेड्यूल के मुताबिक हो जाए, या हमने शेड्यूल में चेंज करना होगा, या फिर उस काम को उधर शेड्यूल तक पहुंचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास ट्रैकिंग के अंदर आती हैं, मॉनिटरिंग जो है और कंट्रोलिंग जो है, उन जो एक्टिविटीज़ हमने रखी हुई हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, उनको मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारे पास वो है मॉडलिंग की। ठीक है, जो थर्ड एक्टिविटी है जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज की, एज अ की ट्रांजिशन एक्टिविटी इंक्लूडिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। हमने कहा कि ये एक ट्रांजिशन एक्टिविटी है। ठीक है, की ट्रांजिशन एक्टिविटी या ट्रांजिशनल एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे पास एनालिसिस होता है और डिजाइन होता है। अब ट्रांजिशन का क्या मतलब है? एज अ ट्रांजिशन इट ट्रेसेस और कन्वर्ट्स यूजर एब्स्ट्रैक्ट एंड रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट्स इनटू अ फॉर्म that can be converted into a context sensitive programs and code। बात ये होती है कि हमारे पास जो यूजर रिक्वायरमेंट हमें देता होता है वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, वो रियल वर्ल्ड चीजें होती हैं। वो हमें कहता है कि भाई ऐसा मशीन बना लो जो हमारे पास ये काम करे, बस दैट्स ऑल। उसको यूजर तो आसानी से समझ लेता है। अब उस रिक्वायरमेंट को, उस मकसद को हमने हार्डवेयर के ऊपर लेके जाना है, कोडिंग उससे बनानी है, लेकिन हमने उन रिक्वायरमेंट को ऐसा डायरेक्ट बैठ के जो है ना प्रोग्रामिंग शुरू नहीं करनी। उनके कुछ फेजेस होते हैं, उन रिक्वायरमेंट को हमने ट्रेस करना होता है, आगे लेके जाना होता है, ऐसे फॉर्म में लेके जाना होता है जो कि हम उसको प्रोग्रामेबल बना सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मॉडल्स हम कह सकते हैं उनको, उसके रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में होती है, जो हमारे पास वॉइस फॉर्म में होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हमने क्या करना होता है, ट्रेस करना होता है, कोई ऐसे शक्ल में ले जाना होता है कि वो प्रोग्रामिंग के करीब आ जाए। तो आप ये समझिए कि एक तरफ यूजर की एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स है, जो जिसको उसकी जो अपनी जट जुबान है उसमें उसे बयान की हुई है। जहां पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक इंतहाई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, जहां पर सेमीकोलन और कॉलन का भी बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है, और वहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी से बात कर रहे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। यहाँ पर यूजर ने हमें एक एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट दी हुई है, इनके दरमियान जो गल्फ बना हुआ है, जो गैप बना हुआ है, इसको कवर करना है। तो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हमने क्या करना है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को हमने थोड़ा सा ट्रेस करना है, कोई इसी फॉर्म में आगे लेके जाना है, ताकि वहां से हम इसको फिर कोडिंग के ऊपर ले जा सकें। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, कि यूजर की रिक्वायरमेंट जो एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स है उनको एक नेक्स्ट फॉर्म में ले जाना है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम्स। तो ये हमारे पास है मॉडलिंग का बुनियादी मकसद, और जिसकी जो दो बुनियादी एक्टिविटीज है मॉडलिंग के अंदर, एक एनालिसिस, एक डिजाइन है। अब एनालिसिस में क्या होता है? इन एनालिसिस द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू मॉडल्स। ये मॉडल्स में कन्वर्ट होते हैं। मॉडल क्या चीजें हैं? मॉडल्स हमारे पास ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स। यूजर रिक्वायरमेंट्स को जो हमें बताई हैं या लिखी हुई हैं, जो टेक्सचुअल या वॉइस फॉर्म में है, उसको हमने डायग्रामेटिकल फॉर्म के ऊपर लाना है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम्स हमने बनाने हैं, ये जो मॉडल्स हमने बनाए हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं है कि बस कोई भी जो है ना लकीर खींच वेंच के और ये के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आपने डायग्रामेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। चीज जो इसमें लाजमी होती है वो ये होती है कि हमने एक स्टैंडर्ड और एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करना होता है।
क्यों? क्योंकि तब जाके हम उसको आगे जो सब्सिक्वेंट फेजेस हैं, यानी मॉडलिंग है वहां पर, सॉरी डिजाइन है वहां पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी मर्जी से कोई डायग्राम बनाया है तो शायद कि मैं उसको डिजाइन उसका भी बना लूं और उसके लिए कोडिंग भी कर लूं, लेकिन इट इज पॉसिबल कि हमारे पास जो मॉडलिंग के लोग होते हैं वो डिजाइन के, जो एनालिसिस के लोग होते हैं वो डिफरेंट लोग होते हैं, डिजाइन के लोग होते हैं वो डिफरेंट लोग होते हैं, और जो कोडिंग के लोग होते हैं वो और भी डिफरेंट होते हैं। इस ऐसे में अगर मैं अपनी मर्जी से कोई एनालिसिस मॉडल बना लूं और जो रिक्वायरमेंट्स है उनसे कोई डायग्राम बना लूं, उसको मैं डिजाइनर के पास ले जाऊं, डिजाइनर का ये क्या चीज है मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसने जो डायग्राम्स के जो रूल्स पढ़े हैं वो कुछ और हैं, ठीक है, वही चलो वो भी समझ गया, लेकिन उसने जब कोडिंग वाले के पास भेजा कि बस ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने बना लिए इनको इंप्लीमेंट करके दिखाओ, ये कोई डेटा स्ट्रक्चर्स है नहीं तो इनको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो कंप्यूटर सोसाइटी के अंदर है एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो किया जाता है कि आपने डायग्राम बनाना है डेटाबेस के लिए तो ये डायग्राम होगा। इस डायग्राम को फिर आपने किस तरह के एक डेटा स्ट्रक्चर में या अपने रिलेशनल डेटाबेस में या हायरार्किकल डेटाबेस में किस तरह कन्वर्ट करना है, एंड सब्सिक्वेंटली आपने उस डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और पॉपुलेट करना है। तो ये चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि रिक्वायरमेंट्स को आपने पहले क्या करना है, ट्रेस करना है डायग्राम्स में, उन डायग्राम में जो हमारे पास स्टैंडर्ड और बेंचमार्क यूनिफाइड पैटर्न की थे, जो हो हमारे पास एक लैंग्वेज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल डायग्राम जो ना डायग्राम स्टैंडर्ड है जिसके जरिए हमने रिक्वायरमेंट्स को डायग्राम्स में कन्वर्ट करने से कौन से डायग्राम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन सा डायग्राम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से डायग्राम को कौन से डेटा स्ट्रक्चर पर हम ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एनालिसिस, और दूसरा हमारे डिजाइन है। अब डेफिनेटली डिजाइन भी मॉडलिंग का ही एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो डिजाइन इज बेसिकली ट्रेसिंग द स्टैंडर्ड डायग्राम ऑब्टेन इन एनालिसिस फेज एंड टू वंस दैट कैन बी रेडिली इम्प्लीमेंटेबल। अब बात यह है कि हमने जो एनालिसिस के अंदर डायग्राम बनाए थे वो एक सेपरेट स्टैंडर्ड था, यूएमएल स्टैंडर्ड था, उसके तहत हमने डायग्राम्स बनाए थे। लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होती हैं उनके लिए अपने डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल हीप हो गया, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ग्राफ हो गया, फॉर एग्जांपल एरे हो गया, सिंपल आप समझ लें, ठीक है। उन चीज़ों को रिक्वायरमेंट्स उन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम ले जाते हैं ताकि वो डेटा स्ट्रक्चर रेडिली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेबल हो। तो ये काम करना किसका काम है, ये हमारे पास है डिजाइन का काम। डिजाइन में हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूएमएल डायग्राम्स एनालिसिस फेज में बने हैं उनको डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब यहां पर ये एनालिसिस फेज की अहमियत आपको वाज़ेह होगी कि अगर एनालिसिस आपने उन स्टैंडर्ड डायग्राम के तहत नहीं की तो फिर आप जो है इन डायग्राम्स को डेटा स्ट्रक्चर्स पर नहीं ले जा सकेंगे, और अगर डेटा स्ट्रक्चर्स पर नहीं ले जा सकेंगे तो वो इंप्लीमेंटेबल नहीं होंगे। समझ आई बात की? तो ये हमारे पास है मॉडलिंग जिसके अंदर एनालिसिस है और डिजाइन है, सही। जो हमारे पास चौथी एक्टिविटी है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इज द टेक्निकल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये डेफिनेटली इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन, या इसको हम कोडिंग भी सिंपली कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। जो प्रोग्रामर्स हम कहते हैं वो यही फेज है। हम तो ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोई जब प्रोग्राम लिखता है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 5 एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक एक्टिविटी है। अच्छा, इन विच द डिजाइन मॉड्यूल्स आर कोडेड, ठीक है। जो हमारे पास डिजाइन के जो मॉड्यूल हमें दिए गए थे कि ये चीजें डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह इंप्लीमेंट होंगी, जो उसने हमने लॉजिक दिया था, ठीक, जो वर्क फ्लो हमें दिया था, उसको हमने क्या करना है, उसको कोड में कन्वर्ट करना है। उन मॉड्यूल्स को हमने इंटीग्रेट करना है, एक जगह करना है, उनको हमने टेस्ट करना है कि क्या ये अभी वो काम कर रहा है जो हमें बताया गया था कि नहीं। तो प्रोग्रामिंग इज डन, database is constructed, user interface is designed and modules are integrated and tested। ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। और ये टेक्निकल एक्टिविटी है जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो इन चीजों को करते हैं। और फाइनली जो हमारे पास फिफ्थ जो जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वो क्या है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट ऑफ जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। इन इट द सॉफ्टवेयर इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। उसको इंस्टॉल किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्पिंग, एवेल्युएशन एंड मेंटेनेंस और परफॉर्मिंग द लास्ट। इस फेज में हमने
एक तो उसको इंस्टॉल करना है, उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर की मे बी हार्ड कॉपी चाहिए होगी, हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा, उसका डिस्क सीडी डिस्क चाहिए होगा, उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए कोई एडिशनल हार्डवेयर की जरूरत पड़ी होगी, तो वो हार्डवेयर उनके पास नहीं होगा, हमें वो हार्डवेयर प्रोवाइड करना है कि ये हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल कैमरा चाहिए था तो मैंने कैमरा उनके लगा दिया कि ये कैमरा लग गया वगैरह, यानी उसके लिए जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हेल्पिंग मटेरियल और जो मेंटेनेंस जितनी भी नीड्स होगी वो हमें कस्टमर को हैंड ओवर करना होगा, और एवेल्युएशन भी करनी होगी, हमने वहां पर चेक करना होगा कि वाकई जो उनको चाहिए था वो काम ये सॉफ्टवेयर कर रहा है या नहीं, हमने खुद उसको टेस्ट करना होगा। इवैल्यूएशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को हमने जिसके लिए बनाया है उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में चेक करना, उनके एक्चुअल डेटा पर चेक करना कि उनका जो एक्चुअल काम था वो हो रहा है नहीं। हमने तो डमी डेटा पर, रफ डेटा पर तो सॉफ्टवेयर बनाते हुए चेक कर लिया था कि भाई काम करता है नहीं करता, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाते हैं तो उधर एक्चुअली जो उनका जो प्रैक्टिकल डेटा होता है उन पर कैसे परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें, सिक्योरिटी हो गई, उसकी जो रिकवरी हो गई, बैकअप लेना हो गया, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर आखिर में करनी, और ये हमारे पास है डिप्लॉयमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के लिए जो 5 जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज थी उनमें हमारे पास था कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। तो ये 5 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम जाते हैं मॉडल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने। तो सबसे पहले हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल को शुरू करते हैं। वाटरफॉल मॉडल का दूसरा नाम जो है वो है क्लासिक लाइफ साइकिल या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। इसको हम क्लासिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं और लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें, अच्छा, इन मॉडल्स के अंदर हमने क्या करना है, जो एक्टिविटीज है उनके दरमियान वर्क फ्लो डिटरमिन करना है कि कब कौन सी एक्टिविटी किसने करनी है और कैसे करनी है, ये चीज है। अब 5 जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वाटरफॉल की तरह है। वाटरफॉल का क्या होता है कि जो उसका पहला चप्पा होता है वो जब तक जमीन तक नहीं पहुंचता तो दूसरा शुरू नहीं होता। सही है, जो हमें नजर आता है वो एक पोर्शन जमीन तक पहुंचता है, उसके बाद दूसरा पोर्शन, उसके बाद तीसरा पोर्शन, यानी पानी की तरह बहता है। पहला कतरा जो आता है पहले वो अपने जो एंड होता है वो उसको मीट करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो ऑन। वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो हमारे पास 5 जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं वो टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंटली होती हैं, इंडिपेंडेंटली सॉल्व होती हैं। पहले एक एक्टिविटी को लिया जाता है, उसको कंप्लीटली खत्म किया जाता है, फिर दूसरी को ले जाता है, उसको कंप्लीटली खत्म किया है, फिर तीसरी को ले जाता है, और इस तरह सो ऑन। सो एवरी ऑफ द जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इज कंप्लीटली अकॉम्प्लिश्ड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन। पहली वाले को हमने कंप्लीटली करना है, जब वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा तब हम दूसरे को शुरू करेंगे, उसको कंप्लीटली खत्म करेंगे, फिर उसको छोड़ के तीसरी को शुरू करेंगे, और इन सो ऑन। जस्ट लाइक वाटरफॉल, द एक्टिविटी विच इज स्टार्टेड फर्स्ट मस्ट रीच इट्स एंड एंड देन अनदर वन विल बी सिलेक्टेड एंड अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश मीन कंप्लीटली वो खत्म होगी, तब जाके हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन फेज हमने शुरू किया, खत्म किया, रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर किए, रिफाइन किए, बिजनेस नीड रिफाइन किए, स्कोप हमने आइडेंटिफाई किया, सारी चीजें जो कम्युनिकेशन के अंदर होती हैं वो हमने यहाँ पर खत्म की। जब हमें कंप्लीटली खत्म किया तो अगला हमने शुरू कर लिया, और वो है प्लानिंग। प्लानिंग को हमने शुरू किया, उसके अंदर जो टेक्निकल मैनेजरियल फिजिबिलिटीज थी वो हमने स्टडी की, एस्टिमेशन किया, शेड्यूलिंग किया, ट्रैकिंग किया। तो ये नेक्स्ट कंप्लीट एक्टिविटी थी। इस पेज के ऊपर हमने कम्युनिकेशन को बिल्कुल जो है ना टच भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ना हमने अगले जो मॉडलिंग है उसको शुरू करना है, क्योंकि हमने ये एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली कंप्लीटली खत्म करनी है। उसके बाद हमने अगली एक्टिविटी जो मॉडलिंग है उसको लेना है। मॉडलिंग के अंदर हमने एनालिसिस के जो फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ यूएमएल हो गया, डिज़ाइन हो गए, डेटा डिज़ाइन हो गया, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो गया, प्रोसेस डिज़ाइन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने मॉडलिंग की जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म करके उसके बाद हमने अगली एक्टिविटी शुरू करनी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, इंटीग्रेशन करना है और कोऑर्डिनेशन करना है, टीम मेंबर्स का भी और कोडिंग के भी। फाइनली हमने डिप्लॉयमेंट करना है, और डिप्लॉयमेंट के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हेल्पिंग मटेरियल हो गया और मेंटेनेंस वगैरह चीज़ें सब के सब हमने करनी है। और वंस हमने ये चीज़ें कर ली तो हमारे पास प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसके बाद दूसरा लूप नहीं चलाना, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की जो बेसिक नीड्स है उनको टोटली लेके टोटली कन्वर्ट करके प्रोग्राम में बना दिया है। अब वो फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर के तौर पर काम कर रहा है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। बातें करते हुए आपको ये पता चल गया होगा कि
रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता जिस तरह इन्होंने आइडियली ये बनाया कि कम्युनिकेशन आपने लिया टोटली कर दिया, प्लानिंग आपने लिया टोटली कर, ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोडिंग के दौरान आपको पता चल जाता है कि नहीं ये चीज़ ये मॉड्यूल मिसिंग है, तो उसको फिर आपने ठीक करना होता है। कहाँ पर यूज करना है? इट इज सुटेबल व्हेन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेल अंडरस्टूड। जब हमारे पास प्रोजेक्ट का स्कोप अच्छी तरह हमें पता होगा कि इस प्रोजेक्ट में ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं है, उसका जो कंटावर होगा वह हमें डेफिनेटली डिफाइंड होगा कि यहां तक काम करना है, ये सेक्शन करना है, ये कोडिंग करना है, ये वाला जो एरिया है इसको हमने कंप्लीटली कवर करना है। तो अगर प्रोजेक्ट का स्कोप हमें वेल अंडरस्टूड होगा और इसमें कोई शक शुबा नहीं होगा कि कल को प्रोजेक्ट में कोई नई चीज आएगी या इससे कोई चीज हम निकालेंगे, तो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट स्कोप इज स्टैटिक एंड डिफाइंड। दूसरी जो प्रोजेक्ट का स्कोप होगा वो स्टैटिक होगा और डेफिनेट होगा। स्टैटिक का मतलब है कि प्रोजेक्ट ग्रो नहीं करेगा। ये नहीं है कि आज को मुझे कहा कि भाई ऐसा करो कि मेरे लिए जो है ना एग्जाम सेक्शन के लिए वो बना लो, सॉफ्टवेयर बना लो, कल का यार एग्जाम सेक्शन के साथ फीस वाला सेक्शन भी बना लो। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रो कर रहा है। हमें जो प्रोजेक्ट अगर लिया गया प्रोजेक्ट हो वो ऐसा हो कि बिल्कुल स्टैटिक हो, बिल्कुल स्टैटिक हो कि भाई ये काम करना है, इसके अलावा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रहा, तो बस एट्स ओके, डेफिनेट होगा, हमें मालूम होगा। रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली अवेलेबल एंड दे आर स्टेबल एंड परफेक्ट। रिक्वायरमेंट्स जो उस प्रोजेक्ट के लिहाज से होंगे वो अगर टोटली हमें अवेलेबल हो, ये चीजें इस तरह होती है, ये चीजें इस तरह होती हैं, सारी डिटेल हमें मालूम हो और वो रिक्वायरमेंट स्टेबल हो। ये नहीं कि आज एक ने कहा कि ये ऐसा हो, कल उसका दूसरा कोई बॉस आ जाए वो कहता नहीं इस तरह नहीं इस तरह हो, परसों कोई और आ जाए कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह हो। तो ये नहीं, रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास हों वो स्टेबल हों, वो चेंज ना होती हों एंड परफेक्ट और बिल्कुल परफेक्ट हों। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन at different stages so that block doesn't exist। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कब ये बेहतर हो सकता है? हमारे पास जो लोग होते हैं कम्युनिकेशन के भी होते हैं, हमारे पास लोग जो होते हैं प्लानिंग के भी होते हैं, मॉडलिंग के होते हैं, कंस्ट्रक्शन के होते हैं, डिप्लॉयमेंट के होते हैं। अब अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो कम्युनिकेशन वाले लोग जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बाकी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब कम्युनिकेशन ख़त्म करेंगे तो वो लोग एम बैठे होंगे और जो प्लानिंग वाले होंगे वो बिजी होंगे। जब वो स्टेज खत्म हो जाएगा तो प्लानिंग वाले और कम्युनिकेशन वाले एंजॉय कर रहे होंगे और कंस्ट्रक्शन वाले जो मॉडलिंग वाले लोग हैं वो बिजी होंगे। ऐसे में हमारे पास जो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल यूजेबिलिटी वो बहुत कम होगी, क्योंकि हमें सिस्टम का जो 1/5 पार्ट है उसको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, 1/5 पार्ट जो है उसको हम यूज कर रहे होंगे और बाकी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो एवं पड़ी होगी। ये हमारे पास 1/5 जो, क्योंकि हमारे पास 5 एक्टिविटीज हैं और एक टाइम में सिर्फ एक एक्टिविटी पर काम हो रहा है, तो लिहाजा 1/5 जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वो बिजी होगा और 4/5 जो हो वो आइडल होगा। इस सिचुएशन में हमें एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का सोचना है कि कब हमने जो लीनियर सिक्वेंशियल या वाटरफॉल मॉडल उसको यूज करना है। हाँ, तब हमारे पास फर्ज करना 5 प्रोजेक्ट्स हैं। आइडियल सिचुएशन ये है कि 5 प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर है, एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, एक हमारे पास है मॉडलिंग के ऊपर, एक प्लानिंग के ऊपर और नया हमने ले लिया है कम्युनिकेशन के ऊपर है। अब हमारा पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बिजी है, लेकिन ये एक आइडियल स्टेट है। फर्ज करें अगर इस तरह कोई सिचुएशन है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर जो हर प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेज पर चल रहा है, तो फिर हमारे पास वाटरफॉल मॉडल ठीक है, अगर प्रोवाइडेड दैट जो ऊपर वाली जो सारे रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर रहा होता है। अगर ये चीजें हो एक प्रोजेक्ट के अंदर तो हम वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करते हैं फिर। अच्छा, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? बट रियल प्रोजेक्ट्स हैव नॉट क्लियर डिलिमिटेशंस। पहली बात तो ये है कि रियल वर्ल्ड में हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके क्लियर कंटावर, क्लियर बाउंड्री का पता नहीं होता कि हमने ये चीजें, कल को कोई आ जाता है कि ये चीज नहीं ये होना चाहिए, इसको थोड़ा अगर ये ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, इसमें मैसेज सर्विस हो तो अच्छा होगा, इसमें वेब सर्विस हो तो अच्छा होगा। लिहाजा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता कि रियल वर्ल्ड में कि वहां हमें डेफिनेटली यही कह दे कि भाई ऐसा प्रोग्राम लिख लो जहां पर 2 नंबर को ऐड कर सके, और वो तो फिर जाहिर बात है एस प्रोग्राम हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आर सेल्डम स्टैटिक फॉर ई प्रोग्राम्स। ई प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायरमेंट्स जो बहुत कम क्या होती हैं, सेल्डम होती हैं, सॉरी स्टैटिक होती हैं, एंड द स्टेबिलिटी कैन नॉट बी गारंटीड। जो स्टेबिलिटी होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स की, उनको हम गारंटी नहीं दे कर सकते कि भाई इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो स्टेबल होंगी।
No software organization always exists in ideal form in which multiple projects are in different stages. ये भी हमने कहा था कि भाई अगर different stages पर different projects लगे हुए हों तो फिर ठीक है, लेकिन कोई इस तरह ideal organization नहीं होता जिसमें जो है ना इतने प्रोजेक्ट्स हों और वो डिफरेंट स्टेज के ऊपर चल रहे हो, यानी हम उस पर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकते कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इसके लिए आइडियल, ठीक है। हेंस ब्लॉक स्टेट इज अ थ्रेट। ब्लॉक स्टेट इसमें पॉसिबल है। ब्लॉक स्टेट का वही मतलब है कि 1/5 ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बिजी है, बाकी 4/5 जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो पिछले वाले हैं वो काम खत्म करेंगे कि हमारा काम शुरू होगा। तो ये ब्लॉक स्टेट है। रिस्क मैनेजमेंट इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लास्ट स्टेज, एट द वेरी लास्ट स्टेज जो है हमें पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है वो नहीं चल रहा या वो उसमें बुनियादी रिक्वायरमेंट की गलती थी, तो हमारे पास ऑल टुगेदर प्रोजेक्ट को हमने जो है ना स्किप करके एक बार फिर सिरे से शुरू करना होगा। इसी तरह उसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी है या उसकी एस्टिमेशन है उसके लिए जो हमारे पास बहुत मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, क्योंकि आपने अभी तो कुछ काम किया ही नहीं है, आप एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो है ना प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस पर इतना खर्चा आएगा, इतनी रिसोर्स आएंगे वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। अगर उसमें आप एक्सपीरियंस बंदे नहीं हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पर 3 लाख रुपये खर्चा होंगे, लेकिन एट द एंड आपको पता चला कि उस पर तो 7-8 लाख खर्चा हो गए हैं, तो ये जो रिस्क होता है इसको आपने कंसिडर करना होता है। हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं वो इंक्रीमेंटल मॉडल्स हैं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल्स क्या चीज़ हैं? एंड दीज प्रोसेस मॉडल्स अ वर्किंग प्रोजेक्ट विद लिमिटेड फंक्शनलिटीज इज बिल्ट अपॉन द लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होती हैं और जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती है उनके ऊपर हम एक वर्जन तैयार करते हैं। देन द रिक्वायरमेंट्स आर अपेंडेड, नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सिस्टम इज बिल्ट। जब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास बढ़ती हैं कुछ और उसको हमने एनहांस करना होता है, तो न्यू रिक्वायरमेंट्स के साथ हमने एक नया वर्जन जो है प्रिपेयर करना होता है। Every new version has enhanced functionalities and higher quality, of course, and the documentation and other such activities run in parallel with the system. सारी चीज़ें जो है ना पैरेलल में की जाती हैं। Every version is a working product with solved subset of the main problem. जो इसका हर एक वर्जन प्रिपेयर होगा वो एक वर्किंग प्रोडक्ट होगा। ये नहीं होगा कि उसकी कुछ फंक्शनलिटीज जो है ना मिसिंग होंगी। ये डिपेंड करता है eventually a stage reaches where the whole product with high quality is built, ठीक है। तो हमारे पास एक स्टेज डेफिनेटली ऐसा आएगा जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन की टोटल रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको हम मीट कर चुके होंगे, तो तब हमारे पास एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर जनरेट हो जाएगा। बिकॉज बिजनेसेस एक्सपैंड, देयर स्कोप्स चेंज with every passing day, new ideas are incorporated in business and new information management concepts are introduced. For this reason, complete indefinite requirements are at the earliest phase of a project is not possible. The existing scope of the business is computerized, and as the business grows, other enhanced versions are prepared. ये होता है कि हमारे पास जो बिजनेसेस होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनका स्कोप जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। उनकी जो ज़रूरियात होती हैं, जो सॉफ्टवेयर में वो फंक्शनलिटीज चाहते होते हैं, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। वो स्टार्ट में तो हमें कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ का पता है कि ये काम करे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है, बिजनेस ग्रो करता है, टेक्नोलॉजी जो है वो ओवरटेक करती है, तो उनकी ज़रूरियात बढ़ती हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनका वो ग्रो करता है, तो वो फिर न्यू फंक्शनलिटीज में लाते हैं। उन न्यू फंक्शनलिटी की बेस पर हमने नेक्स्ट वर्जन प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट होती हैं और डेफिनेट होती हैं, उनके ऊपर जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इंक्रीमेंट जो होता है वो एक परफेक्ट इंक्रीमेंट होता है, सही है। जो टाइप से हमारे पास एक इंक्रीमेंटल मॉडल है और एक रेट मॉडल है, दोनों को डिस्कस करते हैं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है? एन इंक्रीमेंटल मॉडल जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जैसे कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट जो 5 हैं आर एग्जीक्यूटेड आइटरेटिवली अपॉन द अवेलेबल जो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट होते हैं और जो लिमिटेड होते हैं लेकिन बट परफेक्ट होते हैं। वही रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सिस्टम चाहिए होता है, सही है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए होता है, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हमें कम्प्लीटली मिल जाती हैं। अगर जो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में या मे बी के अभी नहीं लेकिन बाद में कहीं वो हमें और रिक्वायरमेंट्स उसी प्रोजेक्ट को एनहांस करने का कहे, लेकिन करंटली वो हमें कहे कि करंटली ये चाहिए, बाद में ये भी करना होगा,
ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम इंक्रीमेंटल मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है, एवरी आइटरेशन प्रोड्यूसेस अ वर्किंग प्रोडक्ट दैट मीट्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अवेलेबल बैच ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और जो हम वर्जन तैयार करते हैं उसका हम कहते हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट, सो ऑन। हर रिक्वायरमेंट जो हर वर्जन होता है वो करंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली मीट कर रहा होता है। जैसे हम मिसाल के तौर पर ले लें MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये है कि द फर्स्ट वर्जन जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है मे हैव जस्ट राइटिंग एंड बेसिक फॉर्मेटिंग होगा उसमें, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह। द नेक्स्ट वर्जन में हैव एडवांस फॉर्मेटिंग ऑप्शन होंगे, उसमें डिजाइनिंग के ऑप्शंस होंगे। द थर्ड वर्जन में हैव पेज कंट्रोल सिस्टम, उसमें कुछ पेज होगा, उनमें जो पेज मैनेजमेंट होती हैं, उसके प्रिंटिंग जो वेरियस फंक्शनलिटीज होती हैं वो होंगे। एंड अदर में हैव एडवांस मैक्रोज एंड इक्वेशन ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्जन बाय वर्जन, जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो क्या होता है, हर ईयर अपना एक न्यू वर्जन तैयार करता है जिसमें प्रीवियस वर्जन की निस्बत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ होती हैं, तो इनको हम एक एक इंक्रीमेंट कहते हैं। द वर्क फ्लो में इधर दैट ऑफ वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, इनका जो वर्क फ्लो होता है वो हम वाटरफॉल का भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोटोटाइप मॉडल का भी, हम बाद में डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल को। यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली इसको देख सकते हैं कि वर्किंग फ्लो वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हुए कैसे करता है। ये हमारे पास है टाइम लाइन, वक्त यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है टाइम लाइन, यानी वक्त जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, टाइम एक्सिस हम इसको कह लेते हैं। चलो उसके सबसे पहले हमारे पास जैसे वाटरफॉल मॉडल में होता है कम्युनिकेशन, तो इसमें पहले कम्युनिकेशन हो जाता है जो अवेलेबल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग हो जाती है। उनकी प्लानिंग के बाद उनकी हम जैसे मॉडलिंग शुरू करते हैं, तो ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से कम्युनिकेशन, इसका मतलब है कि न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू रिक्वायरमेंट्स अभी जनरेट हो रही हैं। वो न्यू रिक्वायरमेंट्स अभी हमें फिर से कह रहे हैं कि ये भी उसमें फंक्शनलिटी होनी चाहिए। अगरचे एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को हमने मॉडल के ऊपर ले गए हैं, यहाँ पर मॉडलिंग हमने शुरू कर चुकी है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स अभी न्यू जनरेटेड हैं उन पर हमने एक बार फिर से कम्युनिकेशन शुरू किया हुआ है। जैसे ही मॉडलिंग नीचे हम यहाँ पर आप देखें कि मॉडलिंग को मैंने कंस्ट्रक्शन पर ले गया है, कंस्ट्रक्शन से कोडिंग कर रहे हैं। ऊपर वाले जो रिक्वायरमेंट्स हमने जिनकी कम्युनिकेशन की थी उन पर प्लानिंग शुरू है, और जैसे ही हम उन पर प्लानिंग शुरू करते हैं कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं कि इसमें ये भी होना चाहिए, एक न्यू फीचर भी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, तो उसके लिए ऊपर कम्युनिकेशन भी शुरू हो चुकी है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। नीचे आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के बाद जैसे मैं डिप्लॉय करता हूं, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पर जो मैंने सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ है वो मैंने डिप्लॉय कर दिया है, उसको इंस्टॉल कर दिया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दी है, सब कुछ। लेकिन ऊपर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट था, नेक्स्ट बैच जो आ रहा था वो अभी मॉडलिंग के ऊपर है, और जो थर्ड बैच हमारे पास रिक्वायरमेंट का था उसकी प्लानिंग शुरू है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अभी चूंकि फर्स्ट वर्जन तो प्रिपेयर हो गया है, नेक्स्ट वर्जन हमारे पास कोडिंग पर है, और जो थर्ड वर्जन था या जो थर्ड बैच था उसकी मॉडलिंग शुरू है। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंक्रीमेंट यहाँ पर बिल्ड हो गया है, लेकिन ऊपर हम लगे हुए हैं थर्ड वर्जन में क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। और फाइनली हमारे पास इंक्रीमेंट 3 भी डिप्लॉय हो गया है। अब हमारे पास जैसे जैसे न्यू इंक्रीमेंट आता है तो पहले वाला इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली स्टेप अप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे ही इंक्रीमेंट 2 जो आएगा, तो चूंकि उसमें वो सारी फंक्शनलिटीज होंगी जो इंक्रीमेंट 1 में थी, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज भी होंगी, तो हम इंक्रीमेंट 2 को अडॉप्ट करेंगे। जैसे ही इंक्रीमेंट 3 आएगा तो हम इंक्रीमेंट 3 को भी अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ये जो इसमें ये नहीं है कि इस कम्युनिकेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको हम इंडिपेंडेंटली कोड नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इनके साथ इंटीग्रेटेड काम करेंगे, ठीक है। जो काम हो चुका होता है उसके साथ इसको इंटीग्रेटेड काम करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन शुरू हुआ, नीचे हम प्लानिंग पर थे, लेकिन उस प्लानिंग तक जितना भी हुआ तो उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये प्लानिंग और इस तरह ये वाला इसको हम इंटीग्रेट करते रहेंगे। इवेंचुअली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो वर्जन 2 है और वर्जन 1 उसकी सारी फीचर्स होंगी। इस तरह इंक्रीमेंट 2 में इंक्रीमेंट 1 की सारी फीचर्स होंगी। ये हमारे पास एक इटरेटिव प्रोसेस है। फर्स्ट इटरेशन में एक इंक्रीमेंट, फर्स्ट सेकंड में एंड थर्ड में, और हर इंक्रीमेंट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है वो एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर होता है, वो काम कर रहा होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूंकि इस दौरान हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइम के दौरान क्या है, इंक्रीमेंट नंबर 1 जो है यूज़ किया गया है।
अब यहाँ से इस टाइम से लेके इस टाइम तक इंक्रीमेंट नंबर 2 को उन्होंने यूज़ किया होगा, और इसके बाद इंक्रीमेंट नंबर 3 चूंकि वो रेडी हो गया होगा तो उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे होंगे। सही, ये हमारे पास था वो इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं जो MS वर्ड फाइल में अपलोड कर रहा हूँ उसके साथ इसको आप डिटेल से देख लें। जो हमारे पास इंक्रीमेंटल मॉडल्स का सेकंड मॉडल है वो है रेड मॉडल। रेड एब्रीविएशन है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जिस तरह से कि नाम से जाहिर है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसे हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें हमारे पास प्राइमरी जो कंस्ट्रेंट होता है वो जल्दी कोई चीज़ काम करना होता है। कोई प्रोजेक्ट को हमने बहुत जल्दी लेना होता है। नॉर्मली 690 डेज यानी 2 से 3 महीनों के बीच हमने जो प्रोजेक्ट करने होते हैं उसको हम रेड मॉडल से करते हैं। इट इज़ अ हाई स्पीड एडोप्टेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल को हम हाई स्पीड के साथ अडॉप्ट करते हैं। इट इज़ इंक्रीमेंटल in its approach but ensures high speed development। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल ही है लेकिन इसकी जो प्राइमरी जो इसका मकसद होता है वो हाई स्पीड डेवलपमेंट होता है। द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर कंपोनेंट बेस्ड डिजाइनिंग एंड रीयूजेबिलिटी। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेड मॉडल के अंदर जो दो लाजमी चीज़ें हैं वो क्या है, एक कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है और एक अच्छा, in component level design, the project is divided into modules which are performed by different small teams। उनको हम रेड टीम कहते हैं, रेड टीम 1, रेड टीम 2। ठीक है, कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि आप ये काम करें, दूसरा ये काम करें। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में मेरे पास एग्जाम सेक्शन के लिए कोई काम कर रहा है, कोई जो है एकेडमिक के लिए काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है, कोई अकाउंटिंग के लिए काम कर रहा है। ठीक है, कोई क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उन पर मैंने डिफरेंट टीम्स लगाए हैं। हर एक टीम को हम रेड टीम कहते हैं। सही है, तो कंपोनेंट लेवल कंपोनेंट बेस्ड डिजाइनिंग जो है इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जब ऑल कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड देन दे आर इंटीग्रेटेड, और जो हमारे पास एंड प्रोजेक्ट होता है वो उस ओरिजिनल प्रॉब्लम का ओवरऑल सोल्यूशन होता है। रीयूजेबिलिटी क्या मतलब है, द एग्जिस्टिंग कोड मॉडल और टेक्निक for a component is incorporated in the project under consideration। जो प्रीवियस जो पास में हमने प्रोजेक्ट किए होते हैं, नॉर्मली ये होता है कि उन प्रोजेक्ट्स के कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर लाने होते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमने पहले से उनके लिए कोडिंग कभी किया होता है, उसकी तरह का कोडिंग कभी किया होता है। तो हम जो न्यू प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उसमें प्रीवियस जो पास के जो कोड थे, जो मॉडल्स थे, जो टेक्निक्स थे, उनको लाते हैं, यहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं, यहाँ फिर रीयूज करते हैं। लिहाजा इसको हम रीयूजेबिलिटी कहते हैं। दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए हम रेड मॉडल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। although compartmentalization of some of the activities is not possible। ये आप जान सकते हैं कि कुछ जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल प्लानिंग के, या मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन है, उस पेज पर हम कंपार्टमेंटलाइजेशन या मॉड्यूलर डिज़ाइन नहीं कर सकते। कि कम्युनिकेशन के दौरान जब मैं रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहा हूँ तो ये नहीं कर रहा कि एक बंदा एक किस्म की रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरी किस्म की रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत लाजमी चीज़ है। वो पूरे प्रोजेक्ट का वो आउटलुक जो है वो डिफाइन करता है। लिहाजा वो पूरा की पूरा जो टीम है वो उन सबको इकट्ठे करेगा। जब बाद में जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, मॉडलिंग की बात आएगी, तो फिर वहाँ पर उसकी जो है ना कंपोनेंट लेवल डिज़ाइनिंग पॉसिबल है। लेकिन इस सिचुएशन में कंपोनेंट लेवल डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं है। बट जैसे आप देखिए मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन में बोथ रीयूजेबिलिटी एंड कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट आर परफॉर्म्ड, और वहाँ पर पॉसिबल भी है, क्योंकि मॉडलिंग में हमने एनालिसिस करने होते हैं, डिज़ाइनिंग करने होते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल होते हैं। जैसे यूज़र इंटरफेस को हमने मॉडल करना है, जैसे हमने उसके आर्किटेक्चर को मॉडल करना है, डेटा को मॉडल करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोई डेटाबेस बना रहा होता है, कोई इंटरफेस बना रहा होता है, कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा होता है, कोई उसमें एक्चुअल कोडिंग कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इनका ख्याल रखते हुए हम रेड को यूज़ करते हैं। उसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किस तरह बेसिकली काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन है, वो तो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग है, जिसे हम वाटरफॉल मॉडल में करते थे, ये भी एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। लेकिन प्लानिंग के बाद देखें, अगर मॉडलिंग शुरू होती है
जो अवेलेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर हमने मॉडलिंग शुरू किया हुआ है। हम मॉडलिंग कर रहे हैं कि इसमें कुछ और न्यू रिक्वायरमेंट्स हमें जनरेट हो जाती हैं, उसकी मॉडलिंग या मॉडलिंग का जो मॉडलिंग को मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करके मैंने डेटा मॉडलिंग शुरू की हुई थी, लेकिन बाद में एक टीम आ गया, उसने यूज़र इंटरफेस मॉडलिंग शुरू कर दी। तो मॉडलिंग मैंने यहाँ तक मॉडलिंग की हुई थी कि आगे से एक दूसरा टीम आ गया, रेड टीम 2। रेड टीम ने कुछ और मॉडलिंग शुरू कर दी है, ठीक है। उसके साथ कोई और टीम बाद में आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर अगरचे मैंने अपनी मॉडलिंग ख़त्म कर ली थी, लेकिन दूसरे टीम ने जो रेड टीम 2 था उसने अभी मॉडलिंग ख़त्म नहीं की थी कि नेक्स्ट टीम आ गया है, वो भी मॉडलिंग का कोई पार्ट जो है ना उसको लगा हुआ है, कर रहा है। मैंने जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मॉडलिंग की हुई थी उन पर मैंने कोडिंग शुरू कर दी है। हालांकि आप देख रहे हैं कि ऊपर दोनों टीम लगे हुए हैं, अभी मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो मैं भी कोडिंग कर रहा हूँ, ऊपर जो टीम 2 है वो भी मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक ये टाइम लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कोडिंग की हुई थी और उस टीम 2 ने अभी कोडिंग शुरू की है, सही। इसी तरह टीम 3 जो है उसने भी कोडिंग शुरू की है, लेकिन कब, जब मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय मैंने किया था, उसके कुछ अर्सा बाद जो है ना उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। अब इस तरह टीम 2 ने अपनी डिप्लॉयमेंट भी कर दी है और टीम 3 ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। इवेंचुअली हम इन सब को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके जो है हैंड ओवर कर देते हैं। यहाँ पर एक असल में चीज़ रह जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं 3 कंस्ट्रक्शन जब हो जाते हैं तो इनको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर ये कोर, इसको हम कहते हैं कोर इंक्रीमेंट, ये हमारे पास कोर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ पर हम मीट कर चुके होते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग प्रोडक्ट होता है, और बाद में जब हम इसको इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट की शक्ल में पेश करते हैं तो इसने और उस प्रॉब्लम को ओवरऑल सॉल्व किया होता है। सो दिस इज़ हाउ रेड मॉडल वर्क्स। अच्छा, इट्स एनफ फॉर टुडे। अगला जो हमारे पास एवोल्यूशनरी मॉडल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके साथ कुछ और मॉडल्स भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।